Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important process questions of education subject. इस वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो आपके रिगार्ड करते हैं यूनिट 4, 7 एंड 8 से। और इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली इन यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आज के क्वेश्चंस हैं हमारे वो कहीं ना कहीं 2021 से रिलेट करते हैं। और इससे प्रीवियस सेशंस में भी मैं इसके काफी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो इसी तरह से हम 2018 तक इन यूनिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। So the question is, which study points to the fact that human brains treat each other as an image which needs to be decoded before being processed for meaning? आपको बताना है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। और फिर ये बताना है कि ये कौन सी स्टडी है, कम्युनिकेशन स्टडी है, न्यूरोलॉजिकल स्टडी है, फिजियोलॉजिकल स्टडी है या फिर हमारी साइकोलॉजिकल स्टडी है। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कौन सा स्टडी पॉइंट है जो ह्यूमन ब्रेन्स को, जो आप बोलते हो उसे एज एन इमेज ट्रीट करता है, जो कि जरूरत है चीजों को कैसे आप डिकोड करते हो किसी भी चीज का मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो हमारा माइंड ही तो रिकॉल करता है ना कि उसका क्या मीनिंग है जो आप बोल रहे हो, आप कैसे थिंकिंग कर रहे हो। तो यहाँ बात जो आ रही है वो ब्रेन से रिलेटेड आ रही है। तो कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत की बात की जा रही है कि कैसे आप मीनिंग को डिकोड करते हो, कैसे आपके माइंड में इमेज बनती है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल तब होता है जब आप बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। साइकोलॉजिकल जब आप साइकोलॉजिकल पर्सनालिटीज इनकी बात कर रहे होते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो न्यूरोलॉजी है वो किस चीज की ब्रांच है। मेडिसिन की ब्रांच है जो कि स्पेशली कंसर्न्ड है कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन फंक्शन करता है। और न्यूरोसाइंस क्या होती है, इसको हम न्यूरल साइंस भी कहते हैं। और ये स्टडी किस चीज की होती है, नर्वस सिस्टम की, कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम डेवलप है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या वो काम करता है। तो जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, ब्रेन पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, आपके पूरे ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस को कवर अप करता है, कंट्रोल करता है, किस तरह का आपका बिहेवियर है। ये सब चीजें आप ब्रेन के थ्रू सीख पाते हैं। मतलब आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, हर चीज इस पे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं उनका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर होता है, कि किस तरह का आपका बिहेवियर है, कैसे आपके कॉग्निटिव फंक्शंस है। तो ये सब चीजें न्यूरो साइंटिस्ट देखते हैं। और जो स्टडी है वो हमारी न्यूरोलॉजी कहलाती है, जिसको हम न्यूरो साइंस भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा आपका, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी नेट आंसर की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 गिवन एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 किस चीज की बात करता है, टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। तो जो हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं करिकुलम में, जो आपके मॉडल्स हैं करिकुलम इवैल्यूएशन के, उनमें से ये दो मॉडल्स हैं। एक आता है आपका टेलर मॉडल एंड द सेकंड वन इज स्टेक्स मॉडल। इसमें हम और मॉडल्स भी पढ़ते हैं जिसको हम CIPP मॉडल आता है आपका, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इन दो मॉडल्स की बात की गई है, तो इनको देखते हैं। जो आपका टेलर मॉडल है करिकुलम का, वो बेस्ड है चार मेन कंपोनेंट्स के ऊपर, पर्पस, एक्सपीरियंस, मैथड्स एंड इवैल्यूएशन। बिल्कुल ठीक बात है। इन चार कंपोनेंट्स की बात करता है टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इज based explicitly on the assumptions that the concerns of the stakeholders, कि क्या कंसर्न है हमारे स्टेक होल्डर्स का, हमारे सोसाइटी होल्डर्स का, जिसके बेसिस पे कि इवैल्यूएशन जो है कंप्लीट हो गई है एंड शुड बी पैरामाउंट इन डिटरमाइनिंग द इवैल्यूएशन इश्यूज। तो इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे टेलर मॉडल है चार कंपोनेंट की बात करता है, पर्पस की, एक्सपीरियंस की, मेथड्स की, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप, एंड इवैल्यूएशन की। जो आपका स्टेक्स मॉडल है करिकुलम का, ये किसने दिया था, रॉबर्ट स्टेक ने 1975 में। जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस में रहा है, करिकुलम इवैल्यूएशन में रहा है, उसके डेवलपमेंट में रहा है। क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्सिव मॉडल है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और कैसे आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं और कैसे आप डिटरमाइन करते हैं इवैल्यूएशन इश्यूज को। इन्होंने कुरिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल दिया था जिसको आप कंटीजेंसी मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम काउंटेनेंस मॉडल भी कहा जाता है। द प्रिंसिपल वेज ऑफ प्रोसेसिंग द डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएट डाटा, कि कैसे आप डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे आप कंटीजेंसीज को फाइंड करते हैं, एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस, आउटकम्स। दैट मींस कि आप जब किसी का इवैल्यूएशन करते हैं तो पहले आप चेक करते हैं जिस चीज पे आप इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, फिर आप इवैल्यूएशन करके देखते हैं, इंट्रैक्शन देखते हैं, उसके बाद आप उसका आउटकम देखते हैं कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं है। तो आप कैसे फाइंड करते हैं सिमिलैरिटीज, कॉन्ग्रुएंसी किसके बीच में, जो आपने इवेंट किया और जो आपने ऑब्जर्व किया है।
एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू हम देख लेते हैं। एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड आउटकम्स, क्या चीजें हैं ये, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये। एंटीसीडेंट्स वो होते हैं जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं अपने अपने टारगेट ग्रुप के साथ, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप पहले उनका एटीट्यूड चेक करोगे, उनका अचीवमेंट लेवल देखोगे, क्या अटेंडेंस उनकी, टीचर का एटीट्यूड्स देखोगे, कितने साल के एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें देखोगे। फिर जब आप ट्रांजैक्ट करते हो, जो चीज आप करना चाह रहे हो अपने इवैल्यूएशन में, अपने करिकुलम में, ठीक है, तो आप देखते हो कि कैसे टीचर आपस में एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, कैसा मटेरियल जो होता है टीचर्स यूज करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कैसे वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा बना के रखते हैं। जब आपने ये सारी चीजें देख ली, तो फिर आप आउटकम देखते हो कि जब ये सब चीजें ठीक थी आपके अकॉर्डिंग थी, जिस तरह से आप चाहते थे, वही टेक्निक्स यूज की गई हैं, तो आप देखते हो कि बच्चों का इन सब चीजों में कैसा इफेक्ट आया, बच्चे कॉग्निटिवली उस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, पर्सनली कैसे कर पा रहे हैं, कम्युनिटी वाइड चीजें कैसे हो रही है, इमीडिएट कैसे हो पा रही है, लॉन्ग टर्म उनके क्या फायदे हैं। आप करिकुलम बनाते क्यों हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने इंस्टीट्यूशन की नीड के बेसिस पे आप करिकुलम बनाते हैं, तो ये देखा जाता है कि वो सब चीजें आपने अच्छे से अचीव की हैं कि नहीं की हैं। ये सब बातें बताता है हमें स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम। सो एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर क्या है आपका कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से बिलोंग करता है, 1952-53, रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग। तो जो आपका 1952-53 का जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, उसको हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, नोन एज मुदालियर कमीशन ऑल्सो। और ये टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बात की थी इन्होंने। इन्होंने क्या क्या बातें की थी कि दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए टीचर्स ट्रेनिंग में, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेनिंग कॉलेजेस रिसर्च वर्क भी कंडक्ट करें, ये बिल्कुल ठीक है जो इसमें कही गई थी बातें। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, चार्ज फीस की बात नहीं की थी। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की बात इसलिए की गई थी कि अगर उनको ट्रेनीज को रेजिडेंशियल फैसिलिटीज दी जाएगी, तो इससे क्या फायदा होगा कि वो लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एडमिशन मास्टर डिग्रीज में एजुकेशन का ग्रेजुएट्स के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये कहा गया था। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो मुदालियर कमीशन भी कहलाता है। और इसको किसने जो हमारे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनके बेसिस पे कमीशन बनाया गया था। और उन्होंने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बातें की थी, वो सब चीजें इसमें गिवन है। दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए टीचर्स ट्रेनिंग में, जो हमारा ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन भी था। किस तरह के, जिनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या जिनके पास हायर एजुकेशन का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग उनको आपको देनी चाहिए। और वो जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो एक नॉर्मल पार्ट होना चाहिए आपके वर्क का, ताकि जो आपकी इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग हो वो अच्छे से हो पाए। दैट मीन्स आप जब इन सर्विस टीचर्स को ट्रेन करते हैं, तो आप रिफ्रेशर कोर्सेज देते हैं, ताकि क्या होती है, उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं। वो लोग समझते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो आए हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फेस करनी है और क्या क्या उनको उठानी चाहिए। शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं इनके स्पेशल सब्जेक्ट्स में, उनकी वर्कशॉप कराई जाती है, सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो कि बहुत मैंडेटरी होती हैं इन सर्विस टीचर प्रोग्राम में। तो ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए, एक नॉर्मल पार्ट होना चाहिए उनके वर्क का, इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा बर्डन, ताकि वो स्किल्स डेवलप करें। रिसर्च वर्क बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वो बच्चों की पीडागोजी को समझ सकें। Every training college should have under its control an experimental or demonstration school. हर ट्रेनिंग कॉलेज का अपना एक एक्सपेरिमेंटल और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल होना चाहिए, ताकि ट्रेनीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। द कमीशन स्ट्रांगली एडवोकेट्स, देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, कि इन्होंने स्ट्रांगली इस चीज पे बात की थी कि जो रेजिडेंशियल टाइप ऑफ ट्रेनिंग है वो सब बच्चों की होनी चाहिए, सब ट्रेनीज की होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कॉलेजेस होंगे, जब ये इन्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज देंगे, तो इससे क्या होगा कि उन वो लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे। तो इन्होंने इस पे बहुत अच्छे से फोस्टर किया था, फोकस किया था। तो इस बेसिस पे हम इसका आंसर आराम से निकाल लिया हमने। टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, रिसर्च वर्क की बात की थी, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की बात की थी। तो ए, बी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मूक्स। मूक्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी इनका है, ईडीएक्स भी है, स्वयं भी है, लेकिन स्वयं प्रभव क्या है, डीटीएच चैनल्स हैं, वो मूक्स का नहीं है। तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं मूक्स प्लेटफॉर्म पे। ये अफोर्डेबल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपनी नई स्किल्स को डेवलप कर पाएं अपने करियर के बेसिस पे, और अच्छे एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए। ईडीएक्स प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किया गया था ताकि टीचर्स क्या करें, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की ऑन कैंपस लर्निंग में दे सके। मूक्स, ब्लैक बोर्ड क्या है, मूक्स का प्लेटफॉर्म है।
ये भी मूक्स का दिया हुआ है, तो ये भी मूक्स के अंदर आएगा। स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, जो कि लॉन्च किया था 2017 में। किसके थ्रू? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जिससे क्या होगा? एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिले बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। ये क्या करता है? आपके हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स को कवर करता है, स्किल सेक्टर कोर्सेज को कवर करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट द इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हैज एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन, एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। तो ये अफोर्डेबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ दी जाती है। लेकिन जो आपका स्वयं प्रभा, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का नहीं है, ये डीटीएच चैनल्स हैं, जो कि 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स दिए जाते हैं 24/7 के बेसिस पे। दैट मीन्स 24 घंटे। ठीक है। इट हैज करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग, जो अलग अलग डिसिप्लिन पे कंटेंट कोर्स कवर करता है। और इसमें डीटीएच चैनल्स है जो किस सैटेलाइट के थ्रू बच्चों को मिलते हैं? जी सेट 15 सैटेलाइट का नाम है, जिससे प्रोग्राम जो होते हैं वो टेलीकास्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये डीटीएच चैनल्स जो होते हैं काम करते हैं, ताकि बच्चे हर जो रूरल एरियाज में है ना, वो भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा रिसोर्स है फॉर द क्वालिटी लर्निंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा स्वयं प्रभा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, जो भी आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट होगा, जो टेक्नोलॉजी से यूज करता होगा, कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट, वो किस चीज से कंसर्न करता होगा? जो इंस्ट्रक्शंस है, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसको डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, मैनेज करना इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज, या फिर लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शंस को, ताकि बच्चे अच्छा लर्न कर सकें, एक क्रिएटिविटी लर्निंग हो, अप्लाई करना थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि आप इस तरह की यूटिलाइज करें टेक्नोलॉजी को, ताकि लर्नर्स का बेनिफिट हो। तो इसमें हमारे A B C and D इट्स योर करेक्ट आंसर। तो इसके हमारे चारों ही सही हैं। बिग ब्लू बटन इज, तो आपका जो बिग ब्लू बटन है वो क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, असिंक्रोनस लर्निंग टूल है, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, इट्स योर करेक्ट आंसर। इसे हम देख लेते हैं। जो आपका बिग ब्लू बटन है वो टीचर्स के लिए किया गया था, स्कूल के लिए है ये। इट्स अ ग्लोबल टीचिंग प्लेटफॉर्म है। बिग ब्लू बटन इज अ ग्लोबल टीचिंग प्लेटफॉर्म। इट वॉज डेवलप्ड इन अ स्कूल, नॉट इन अ बोर्ड रूम। ये किसी बोर्ड रूम में डेवलप नहीं किया गया, ये स्कूल में डेवलप किया गया है, ताकि वर्चुअल क्लासरूम में एक अच्छा एनवायरनमेंट आपका बिल्ड हो फॉर द टीचर्स। और ये 65 लैंग्वेजेस में है। टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डिजाइन, वो अपना डिजाइन इस पर डाल सकते हैं। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है डेवलपर्स एंड कंपनीज के लिए, ताकि कमर्शियल सपोर्ट मिल सके। बिग ब्लू बटन इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग टू मीट द न्यू वर्ल्ड रियल वर्ल्ड नीड्स ऑफ टीचर्स एवरीवेयर। टीचिंग को इजी बनाने के लिए, स्टूडेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए बिग ब्लू बटन का यूज किया जाता है। और इसमें 65 लैंग्वेजेस इसमें यूज की गई हैं, अवेलेबल हैं। तो ये आपका वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी है, और सिंक्रोनस लर्निंग, दैट मीन्स लाइव फेस टू फेस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मेटाकॉग्निशन। जब आप मेटाकॉग्निशन के ही टॉपिक को सॉल्व कर रहे हो, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग एंड रीथिंकिंग। दैट मीन्स जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में सोचना कि वो सही है कि नहीं है, रीथिंक करना। मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, अपनी थिंकिंग की, अपनी लर्निंग के बारे में क्रिटिकली चीजों को अवेयरनेस होना। बिल्कुल ठीक बात है। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, रीथिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। मेटाकॉग्निशन रेफर करता है प्रोसेसेस यूज टू प्लान, मॉनिटर एंड असेस अदर्स अंडरस्टैंडिंग। यही गलत हो गया। थिंकिंग रीथिंकिंग सिर्फ अपने बारे में है, दूसरों के बारे में नहीं है। तो यही पॉइंट आपका गलत हो गया, क्वेश्चन में आपसे गलत ही पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। मेटाकॉग्निशन रिक्वायर करता है स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, कि कैसे आप एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं अपने मेंटल इवेंट्स को। सॉरी। मेटाकॉग्निशन रिक्वायर करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपने मेंटल इवेंट, जो आप सोच रहे हो मेंटली, उसको समझ सके कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी एग्जैक्टली ये चीज कह रहा है फोर्थ ऑप्शन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये भी मेटाकॉग्निशन से ही रिलेट करता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपका मेटाकॉग्निशन से रिलेट नहीं करता। दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, दूसरे का प्लान, दूसरे की मॉनिटरिंग मेटाकॉग्निशन नहीं कहलाता।
अपनी थिंकिंग और रीथिंकिंग को आप मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यहाँ आपको मैचिंग करनी है। लिस्ट वन गिवन है, लिस्ट टू गिवन है। लिस्ट वन में आपको ट्रेनिंग टाइप्स गिवन है एंड लिस्ट टू मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इन ट्रेनिंग का। दैट मीन्स प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्यों कराई जाती, क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टिस टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टिस टीचिंग जनरली आपको बीएड के बाद कराई जाती है, राइट। जब आप बीएड के बाद प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, कि आप टीचिंग स्किल्स को सीखें, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप हों। So the practice teaching is for develop teaching skills. And what is the pre-service teachers training? Pre-service teachers training होती है for to understanding क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एजुकेशन के। और जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो आपकी इन सर्विस में कराई जाती है। दैट मीन्स यू एक्वेंट न्यू एंट्रेंस विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो इसलिए होती है ताकि आप अपनी ड्यूटीज को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या होती है आपकी, कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना, ये हमारा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Oh, thank you for your friends. Thank you for attention. Stay blessed, enjoy learning, and definitely see you soon with the next video. और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Stay blessed, enjoy learning. Bye bye. See you soon with the next video.